जय हिंद फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग महेश बर्णवाल का जो इतिहास सार संग्रह है उसको पढ़ेंगे और उसमें हम लोग मध्यकालीन भारत को पढ़ेंगे। इससे पहले हम प्राचीन भारत को अच्छे से पढ़ चुके हैं, जिसको आप लोग जाके अगले वाले वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, यानी कि मध्यकालीन भारत में कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ेंगे उसको देख लेते हैं। तो पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे जो अध्याय 18 होगा, उत्तर भारत तीनों साम्राज्य काल। उसके बाद चोल साम्राज्य, संघर्ष युग, दिल्ली सल्तनत, फिर खिलजी वंश, दिल्ली सल्तनत का प्रशासनिक, आर्थिक एवं सामाजिक जीवन, विजयनगर और बहमानी साम्राज्य, उत्तर भारत के साम्राज्य के संघर्ष, भारत में सांस्कृतिक विकास, मुगल साम्राज्य का सुदृढ़ीकरण, मुगल प्रशासन। उसके बाद मुगलों के अधीन आर्थिक एवं सामाजिक जीवन, मुगल साम्राज्य, सांस्कृतिक एवं धार्मिक गतिविधियां, मराठों का उदय और विदेशी यात्रा के वृत्तांत, यानी इन सब टॉपिकों को पढ़ेंगे। तो चलिए इसमें हम लोग पहला जो अध्याय यानी कि 18 अध्याय है उसको देखते हैं। उत्तर भारत यानी कि 3 साम्राज्यों का काल, 8वीं सदी से 10वीं सदी तक। सबसे पहले उत्तर भारत के राजवंश। तो एक साइड पाल थे, प्रतिहार और राष्ट्रकूट थे। तो पाल में इसके संस्थापक गोपाल हुए। गोपाल के बाद धर्मपाल, धर्मपाल के पास देवपाल, उसके बाद विग्रहपाल और फिर नारायण पाल और महिपाल प्रथम और रामपाल, उसके बाद मदनपाल, ये उसके क्या हुए, शासक हुए। वैसे ही अगर प्रतिहार में देखा जाए तो प्रतिहार में नागभट्ट प्रथम थे, उसके बाद वत्सराज थे, फिर नागभट्ट और मिहिर भोज प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम और महिपाल प्रथम। राष्ट्रकूट में देखा जाए तो दंती दुर्ग, कृष्ण प्रथम, ध्रुव, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष और कृष्ण द्वितीय, उसके बाद इंद्र तृतीय। इंद्र तृतीय के बाद कृष्ण तृतीय, फिर खोटिंग और कर्क द्वितीय। यानी इन सभी शासकों के बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पाल वंश को शुरू करते हैं। तो आइए पढ़ते हैं हम पाल के बारे में। 8वीं शताब्दी के प्रारंभ में शैल वंश के एक राजा ने पौंड या उत्तरी बंगाल पर अधिकार कर लिया। कश्मीर नरेश ललितादित्य, मुक्तापीड़ और कनौज नरेश यशोवर्मन ने भी बंगाल पर आक्रमण किया था। कामरूप नरेश हर्ष देव ने अवसर पाकर बंगाल को विजित कर लिया। अतः एक दृढ़ शासन शक्ति के अभाव में बंगाल अवस्था और अराजकता का केंद्र हो गया। आक्रमणों के इस क्रम ने बंगाल के चारों ओर अशांति एवं गड़बड़ी फैला दी, जिससे उबकर सारे सरदारों और जनता ने मिलकर गोपाल नामक व्यक्ति को अपना राजा चुना। गोपाल को संपूर्ण बंगाल का शासक स्वीकार कर लिया गया। गोपाल, जिसका शासनकाल 750 से 770 ईस्वी तक रहा। पाल साम्राज्य की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की। तिब्बती लामा व इतिहासकार तारानाथ के अनुसार गोपाल ने औदंतपुरी में एक मठ का निर्माण करवाया था। 8वीं सदी में बंगाल में जो आंतरिक अव्यवस्था फैली हुई थी उससे मत्स्य न्याय कहा गया। उसके बाद आया धर्मपाल, जिसका शासनकाल 770 से 810 ईस्वी तक रहा। 770 ईस्वी में गोपाल की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र धर्मपाल राजा बना। उसने 810 ईस्वी तक शासन किया। धर्मपाल की महत्वपूर्ण सफलता कनौज के शासक इंद्रायुध को पराजित कर चक्रायुध को अपने संरक्षण में कनौज की गद्दी पर बैठाना था। उसके बाद हम लोग देखेंगे कनौज जो त्रिपक्षीय संघर्ष था उसको मैप के द्वारा यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, जिसमें ये कनौज था और यहाँ पे पाल का शासन था और यहाँ पे राष्ट्रकूट, यानी कि ये क्या था, त्रिपक्षीय शासन संघर्ष था। यानी इन तीनों में क्षेत्र विस्तार को लेकर के हमेशा संघर्ष रहता था। कन्नौज का महत्व। कन्नौज संघर्ष का क्षेत्र बनने में महत्वपूर्ण कारक है। पहला था हर्ष के बाद उत्तर भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगर व उपजाऊ क्षेत्र होना। गंगा नदी के किनारे स्थित होने के कारण व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होना। गंगा और यमुना के मध्य स्थित होना। चौथा था 3 महाशक्तियों की, यानी कि गुर्जर, प्रतिहार, पाल व राष्ट्रकूट राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति होना। यानी इन चीज़ों को लेकर के वहाँ पे हमेशा संघर्ष बना रहता था।
11वीं सदी में गुजराती कवि सोड्डल ने धर्मपाल को उत्तरापथ स्वामी की प्रतिनिधि से संबोधित किया है। धर्मपाल एक उत्साही बौद्ध समर्थक था। उसके लेखों में उसे परम सौगात कहा गया है। उसने विक्रमशिला व सोमपुरी में प्रसिद्ध विहारों की स्थापना की। उसकी राज्यसभा में प्रसिद्ध बौद्ध लेखक हरिभद्र सूरी को स्थान प्राप्त था। धर्मपाल ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भागलपुर में की और नालंदा विश्वविद्यालय का पुनरुद्धार करवाया। उसने नालंदा विश्वविद्यालय में के व्यय की पूर्ति के लिए 200 गांवों को राजस्व के दान दे दिया था। धर्मपाल को राष्ट्रकूट का राजा ध्रुव से पराजित होना पड़ा। इससे पहले ध्रुव प्रतिहार राज्य को भी पराजित कर चुका था। अगला शासक आता है देवपाल, जिसकी जो शासन थी 810 से 850 ईस्वी तक रही। धर्मपाल का पुत्र देवपाल अपने पिता की मृत्यु के उपरांत 810 ईस्वी में राजा बना। उसने प्राग, ज्योतिषपुर और उड़ीसा के कुछ हिस्सों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। इसने प्रतिहार शासक मिहिर भोज को पराजित किया। अगला है देवपाल। देवपाल ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया तथा परम सौगात की उपाधि धारण की। उसने जगहार के प्रसिद्ध विद्वान वीरदेव को नालंदा बिहार का प्रधान आचार्य नियुक्त किया था। 8वीं सदी के मध्य से लगभग 100 वर्षों तक पूर्वी भारत पर पाल शासकों का वर्चस्व रहा। सुलेमान नामक एक अरबी व्यापारी ने 9वीं सदी के मध्य में भारत की यात्रा की। उसने पाल राज्य को रुहमा या धर्म कहा था। महिपाल प्रथम को पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। पाल शासक बौद्ध ज्ञान, विज्ञान व धर्म के महान संरक्षक थे। पाल शासकों का तिब्बत के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध था। सत संरक्षित और दीपांकर जैसे प्रमुख बौद्ध विद्वानों ने तिब्बत में आमंत्रित किया गया और उन्होंने वहां बौद्ध धर्म का एक रूप का प्रचार किया। दक्षिण पूर्व एशिया के साथ पालों के व्यापारिक और सांस्कृतिक संबंध थे। दक्षिण पूर्व एशिया में शैलेंद्र वंश के साम्राज्य का वर्चस्व था। उनका साम्राज्य मलाया, जावा, सुमात्रा और आसपास के द्वीपों तक फैला हुआ था। शैलेंद्र शासक बौद्ध थे। उन्होंने अपने कई दूत पाल दरबार में भेजे तथा पाल शासक से नालंदा में एक विहार बनाने की अनुमति मांगी। अगला शासक प्रतिहार हुआ। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। प्रतिहार अग्निकुल के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध वंश था। ग्वालियर प्रशस्ति में इन्हें राम के छोटे भाई लक्ष्मण का वंशज बताया गया है। इन वंश की स्थापना हरिश्चंद्र नामक राजा ने की, किंतु वंश का प्रथम वास्तविक शासक नागभट्ट प्रथम था। ग्वालियर प्रशस्ति में इसे मल्लेच्छों का नाशक कहा गया है। प्रतिहारों को गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है। प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक वात्सराज तथा इस वंश का महानतम शासक भोज था। गुर्जर जाति का सर्वप्रथम उल्लेखित पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में हुआ है। उसने प्रतिहार साम्राज्य का पुनर्निर्माण किया तथा लगभग 838 ईस्वी में कन्नौज पर फिर से अधिकार कर लिया। यह नगर लगभग एक सदी तक प्रतिहार साम्राज्य की राजधानी रहा। भोज विष्णु भक्त था तथा उसने आदिवराह का विरुद्ध धारण किया था। उसके कुछ सिक्कों पर आदिवराह शब्द अंकित है। उसे मिहिर भोज भी कहा जाता है। बगदाद निवासी अल मसूदी ने 915 से 16 ईस्वी में गुजरात की यात्रा की थी। उसने गुर्जर प्रतिहार राज्य को अल जुजूर कहा। अल मसूदी बताता है कि अल जुजूर के साम्राज्य में 18 लाख गांव, नगर व ग्रामीण क्षेत्र थे। राजा की सेना में 4 चमूएं यानी डिवीजन थी। प्रत्येक चमू में 7 से 9 लाख लोग थे। उसके पास युद्ध के लिए केवल 2000 प्रशिक्षित हाथी थे। उसकी अश्वरोही सेना में देश में सर्वश्रेष्ठ थी। संस्कृत के महान कवि और नाटककार राजशेखर भोज के पौत्र महिपाल के दरबार में रहता था। इसने इसे रघुकुल तिलक और रघुकुल ग्रामीण कहा। 915 ईस्वी से 918 ईस्वी के बीच राष्ट्रकूट राजा इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर आक्रमण किया तथा इस नगर को तहस नहस कर दिया। 963 ईस्वी में अन्य राष्ट्रकूट राजा
कृष्ण तृतीय ने उत्तर भारत पर आक्रमण कर प्रतिहार शासक को परास्त कर दिया। अगला शासक है राष्ट्रकूट, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस राज्य की स्थापना दंती दुर्ग ने की थी। इसने आधुनिक सोलापुर के निकट मान्यखेत या मालखेड़ा को अपनी राजधानी बनाया। दंती दुर्ग ने उज्जैन में हिरण्य गर्भधान महायज्ञ किया, जिसमें प्रतिहार राजा ने द्वारपाल का काम किया था। गोविंद तृतीय, इसका शासनकाल 793 से 814 ईस्वी तक रहा और अमोघ वर्ष। संभवतः इसमें सबसे महान राष्ट्रकूट राजा थे। एक अभिलेख से ज्ञात होता है कि गोविंद ने केरल, पांड और चोल राजाओं को भयभीत कर दिया तथा पल्लवों को श्रीहीन बना दिया। गोविंद ने जयंतु ग्रंथ भृतवर्ष तृतीय की उपाधि धारण की। अमोघ वर्ष ने 68 वर्षों तक शासन किया। उसकी रुचि युद्ध की अपेक्षा धर्म व साहित्य में अधिक थी। वह स्वयं लेखक था तथा उसे राजनीतिक विषय पर कन्नड़ भाषा की प्रथम कृति कविराज मार्ग की रचना करने का श्रेय दिया जाता है। इसके दरबार में जिनसेन एवं सक्टायन रहते थे। इन्होंने अमोघ वृत्ति की रचना की। अमोघ वर्ष के काल में अरब यात्री सुलेमान आया था। 915 ईस्वी में महिपाल को पराजित करने और कनौज को पदमर्दित करने के बाद इंद्र तृतीय ने अपने समय के सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में सामने आया। इसके काल में अरब यात्री अल मसूदी आया था। इस राजवंश का अंतिम प्रतापी राजा कृष्ण तृतीय हुआ। कृष्ण तृतीय ने चोल शासक परांतक प्रथम को 949 ईस्वी में परास्त कर चोल साम्राज्य के उत्तरी भाग पर अधिकार कर लिया। वह दक्षिण में रामेश्वर की ओर बढ़ा और आसपास के प्रदेशों को जीतकर उसे वहां के एक विजय स्तंभ स्थापित किया एवं एक मंदिर का निर्माण कराया। दक्कन में राष्ट्रकूट शासक 10वीं सदी के अंत तक लगभग 200 वर्षों तक कायम रहा। राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा का प्रसिद्ध शिव मंदिर 9वीं सदी में बनवाया था। राष्ट्रकूट राजाओं ने मुस्लिम व्यापारियों को अपने राज्य में बसने की अनुमति दी और साथ ही इस्लाम के प्रचार की छूट दी। कई तटवर्ती शहरों में प्रतिदिन इबादत यानी प्रार्थना के लिए मुसलमानों की अपनी मस्जिदें थीं। इस सहिष्णुता की नीति से विदेशी व्यापार में सहायता मिली, जिससे राष्ट्रकूटों की समृद्धि बढ़ी। राष्ट्रकूट शासक कला और साहित्य के महान संरक्षक थे। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न पंपा, पूर्णा, रन्ना थे। प्रथम दो विद्वानों का संरक्षण कृष्ण तृतीय था। उसके दरबार में न केवल संस्कृत के विद्वान थे बल्कि अनेक ऐसे कवि और लेखक भी थे जो प्राकृत और अपभ्रंश में लिखते थे। ये दोनों भाषाएं अनेक आधुनिक भारतीय भाषाओं की जननी थी। महान अपभ्रंश कवि स्वयंभू राष्ट्रकूट राज से संबंधित था। तो इस चैप्टर में इतना ही पढ़ना था। तो अगले वीडियो में हम लोग दूसरे चैप्टर को पढ़ेंगे। तो आशा करते हैं कि आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने स्टडी ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक अपना पढ़ाई जारी रखें। धन्यवाद। जय हिंद।